हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। हम आधुनिक भारत की वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। तो इस पे आपको डेली बेसिस पे वीडियोस मिलेंगे। और आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वहाँ से आधुनिक भारत की शुरुआत से मतलब टॉपिक होगा 18वीं सदी में जो आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद से मानी जाती है, यानी 1707 से। तो 18वीं सदी के प्रारंभ में जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी, ये हमारा टॉपिक होगा। तो इस पे हम दो वीडियो बनाएंगे क्योंकि एक वीडियो में टॉपिक कवर नहीं किया जा सकता। तो पहले टॉपिक में तो ये होगा मुग़ल साम्राज्य का पतन, और दूसरे टॉपिक में होगा कि उस समय जो प्रांतीय शासक थे उन सब प्रांतीय शक्तियों को क्या क्या परिदृश्य था प्रांतिक शक्तियों का। चूँकि राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे मजबूत कारक माना गया है, और बहुत सारे इतिहासकारों ने 18वीं शताब्दी पे काम किया है। इनमें मैं प्रमुखतया से सीमा जालान एक इतिहासकार हैं। पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया में इन्होंने अध्यापन करवाया, अब शायद कैम्ब्रिज चली गई हैं वो। तो औरंगजेब के समय में को एक प्रसिद्ध इतिहासकार है सर जदुनाथ सरकार। उन्होंने औरंगजेब के समय की जो साम्राज्य की स्थिति थी उसकी तुलना में बोला है कि मुग़ल साम्राज्य उस विशालकाय अजगर के समान हो गया था जो अपने ही वजन से ख़त्म हो गया। यानी इस कथन को हम दो तरह से समझ सकते हैं कि एक तो औरंगजेब के समय का मुगलिया सल्तनत जो दूसरे मुग़ल बादशाहों की तुलना में औरंगजेब के समय में मुगलिया सल्तनत का सबसे अधिक भौगोलिक विस्तार हुआ। अर्थात औरंगजेब के समय में साम्राज्य सबसे बड़ा था, जो दक्कन से लेकर के उधर पूर्व में बंगाल और पश्चिमोत्तर भारत नहीं कहेंगे, पश्चिमोत्तर में अफ़गानिस्तान और उत्तर में कश्मीर तक फैला हुआ था। और इसी के काफ़ी हद तक मानना है कि इसी विस्तृत साम्राज्य के कारण औरंगजेब को विभिन्न विद्रोहों का सामना करना पड़ा। चूँकि मुग़ल व्यवस्था जो किसानों के अधिशेष पर आधारित थी, में प्रांतीय शासकों या मुगलिया सल्तनत के जो हुक्मरान या जो नौकरशाही थी, जमींदार, तो वो जो नौकरशाही थी उसके किसानों और स्थानीय जमींदारों पर जुल्म और शोषण बढ़ गया था। इसके एवज में बहुत सारे विद्रोह हुए। उनमें मराठों का विद्रोह, जाटों का विद्रोह, सतनामियों का विद्रोह, बुंदेलों का विद्रोह प्रमुखता से लिए जा सकते हैं। वैसे तो इन सब विद्रोहों की अलग अलग व्याख्याएं हैं, जिनमें खास करके दो रूप हैं, एक तो धार्मिक उत्पीड़न और एक आर्थिक शोषण और उत्पीड़न। इनमें सतनामियों के विद्रोह को ही धार्मिक कारण से जोड़ा जा सकता है, बाकी दूसरे विद्रोहों में प्रमुखतया आर्थिक उत्पीड़न या शोषण ही मुख्य कारक था। तो औरंगजेब से पहले मुग़ल साम्राज्य में बादशाहत के हस्तांतरण की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया विकसित नहीं हो पाई थी। इसका अभाव न केवल मुगलिया सल्तनत में बल्कि इस्लाम में भी इसकी एक सुनिश्चित प्रक्रिया नहीं है। और इसका संदर्भ हम बाबर द्वारा हुमायूं को उसके भाइयों के साथ राज्य में पूरी भागीदार बनाए जाने का उल्लेख के रूप में मिलता है। तो अकबर के खिलाफ उसके पुत्र सलीम ने यानी जहांगीर के विरुद्ध उसके पुत्र खुर्रम ने, जो शाहजहां के रूप में बाद में शासक बना, और शाहजहां के अंतिम वर्षों में उसके पुत्रों औरंगजेब, दारा शिकोह, शुजा और मुराद, इन चारों में जो बादशाहत को लेकर संघर्ष हुआ वो अपने पूर्ववर्ती संघर्षों में से बहुत आगे और बहुत विभिन्न रूप से था, जिसने साम्राज्य की स्थिरता को
गंभीर रूप से प्रभावित किया। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी संघर्ष हुए बादशाहों के या बादशाहत को प्राप्त करने के, उनमें एक नया तत्व जुड़ गया, समकालीन कुलीन या उमरा वर्ग, जो अलग अलग युवराजों की या राजकुमारों की तरफ से उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लेता और उत्तराधिकार के बाद बादशाह को पर अपना प्रभाव जमाने और साम्राज्य में उसके एवज में महत्वपूर्ण पद और दूसरे खास करके मीर बख्शी और वजीर का पद प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा में विभिन्न गुट दरबार के शामिल हो गए। इन्होंने जो उत्तराधिकार युद्ध था उसका बद और भी बुरा उदाहरण पेश किया। इसके चलते मुगलिया सल्तनत की प्रतिष्ठा को गंभीर ठेस पहुंची और उसका लोगों पर प्रभाव कम हुआ। और इन्हीं के चलते प्रांतीय शासक शायद धीरे धीरे मुगलिया सल्तनत से अपनी स्वायत्तता की मांग करने लगे, या धीरे धीरे वो आज़ादी या मुक्त मुगलिया सल्तनत से मुक्त व्यवहार करने लगे। इनमें कुछ प्रमुख हैं। बंगाल में मुर्शीद कुली खान, जिसने वजीर और मीर बख्शी दोनों के पद हासिल कर लिए, और वो औरंगजेब के बाद जो नजराना ये प्रांतीय शासक मुगलिया सल्तनत को प्रदान करते थे उसमें धीरे धीरे कटौती होने लगी और अंततः वो बंद हो गया। तो जो कि मुर्शीद कुली खान के काल में पूरी तरह बंद हो गया। अवध अलग राज्य बना और मुग़ल वज़ीर चिन कुलिच खां, जिसने हैदराबाद में एक अलग राज्य की स्थापना की, उनके दिल्ली से हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना को मुग़ल साम्राज्य के पतन के तौर पर से जोड़ा जाता है। तो इसके अतिरिक्त दूसरे इतिहासकारों ने जो प्रशासन में अव्यवस्था फैल रही थी उसको मुग़ल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण माना है। इसमें इतिहासकार सतीश चंद्र है, जिन्होंने अकबर के द्वारा स्थापित मनसबदारी व्यवस्था और जागीरदारी को में उत्पन्न अव्यवस्थाओं को मुग़ल साम्राज्य के पतन से जोड़ा है। चूँकि मनसबदारी अकबर और उसके बाद के उत्तराधिकारी जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में कुछ परिवर्तनों के बाद भी काफ़ी हद तक सफलतापूर्वक काम करती रही, लेकिन चूँकि औरंगजेब के शासनकाल में मुगलिया सल्तनत दक्कन में मराठों के इलाकों में उसका विस्तार हुआ, इससे बहुत सारे मराठा सरदारों को मुग़ल साम्राज्य में जागीरें प्रदान की गई। लेकिन इस विस्तार की प्रक्रिया में न केवल मुग़ल साम्राज्य का खर्चा बढ़ा, तो उसके लिए उसे भी अधिक आमदनी की ज़रूरत हुई। तो इसके चलते औरंगजेब ने जो अच्छी जागीरें थी उनको खालसा कर दिया और दूसरियों को विभिन्न मराठा सरदारों में वितरित कर दिया। तो इस प्रकार मुग़ल उमरा वर्ग में अच्छी जागीरें प्राप्त करने की एक प्रतिस्पर्धा विकसित हो गई, और इस प्रतिस्पर्धा ने अच्छी जागीरों की मांग को और बढ़ाया। और चूंकि वास्तविक रूप में अच्छी जागीरें पहले से ही कम थी, तो जागीरदारी और मनसबदारी व्यवस्था में जो परिवर्तन औरंगजेब के शासनकाल में जो दिखे वो उसकी अव्यवस्था को दिखाते हैं। इसके अलावा औरंगजेब के बाद में जितने भी मुग़ल बादशाह हुए वो साम्राज्य को स्थिरता प्रदान करने में या उसकी कमज़ोरियों को दूर करने में पूरी तरह नाकामयाब रहे। मोहम्मद शाह को
औरंगजेब के उत्तरवर्ती बाद सम्राटों में सर्वाधिक लंबे शासनकाल प्राप्त हुआ, लेकिन तब तक साम्राज्य का पतन बिल्कुल उभर कर स्पष्ट रूप से सामने दिखाई देने लगा था। उसी समय के तत्कालीन किसी व्यक्ति ने कहा है कि मुगल बादशाह की बादशाहत तो पालम तक सीमित होकर रह गई है, जो कि दिल्ली के निकटवर्ती एक जगह हुआ करती थी। तो इसके बाद भारत के राजनीतिक परिदृश्य में मुगलों का पतन और उनके खंडर पर उभरती स्वायत्त प्रांतीय शासक और उनके आपसी युद्ध और यूरोपीय शक्तियों का वर्चस्व देखा जा सकता है। यूरोपीय शक्तियाँ मुगल शासकों के टाइम में व्यापार करने के लिए हिंदुस्तान आई थी, लेकिन यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को देखकर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ भौगोलिक इलाके प्राप्त करने और राजनीतिक सत्ता पर अपना प्रभुत्व जमाकर व्यापारिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा से स्थानीय शासकों के साथ युद्धों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। और इसके बाद हम बंगाल से देखते हैं, जहां प्लासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला के बाद के साथ 23 जून 1756 को। बंगाल के शासक मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान 1756 तक शासन करते रहे, 1740 से 1756 तक। उन्होंने अंग्रेज़ों के बारे में कहा था कि यदि इन अंग्रेज़ों को छेड़ा न जाए तो ये शहद देंगी, और इन्हें अगर छेड़ा गया तो ये मधुमक्खियों की तरह काटेंगे। तो वो अंग्रेज़ों पर नियंत्रण करने में कामयाब रहे और उनकी भूमिका को व्यापार तक ही सीमित रखा। लेकिन अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने उसके उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला के प्रतिस्पर्धियों, जिनमें उसकी मौसी घसीटी बेगम और अन्य दरबारी अधिकारी थे, उनके साथ मिलकर उस सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र किया और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को कपटपूर्ण पराजित करके मार दिया गया। उसके बाद बंगाल के इतिहास अंग्रेज़ों के पिट्ठू नवाबों का काल रहा, जिन्होंने विभिन्न प्रकार की व्यापारिक रियायतें प्रदान की। बंगाल से प्राप्त होने वाला राजस्व आगे चलकर अंग्रेज़ों के लिए पश्चिम में भेजे जाने वाले विभिन्न उत्पादों की लिए पूंजी निवेश का काम करने लगा। इसके चलते अंग्रेज़ों को व्यापार में आशातीत वृद्धि हुई और उनका मुनाफा भी बढ़ा। इसके साथ साथ उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, जो कि भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की थी,